बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत, that BJP मुक्त साउथ इंडिया। कभी बीजेपी नेता कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे ऐसा बोलते नहीं थकते थे। आज उसी कांग्रेस के पास ये कहने का मौका है कि हमने तो दक्षिण भारत मुक्त भाजपा कर दिया। दरअसल कर्नाटक भाजपा के लिए दक्षिण का द्वार समझा जा रहा था, लेकिन वो भी अब हाथ से निकल गया। और जब द्वार ही नहीं रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तूफानी कैंपेनिंग भी बीजेपी के इस दुर्ग को बचा नहीं पाई, तो दक्षिण भारत में आखिर आगे का रास्ता बीजेपी कैसे तय कर पाएगी। अब आते हैं बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत के दावे पर। पहले आपको कांग्रेस नेताओं के वो बयान सुनाते हैं। I don't want to use the word of our Prime Minister, who often speaks about Congress Mukt Bharat, but people of Karnataka have ensured that BJP Mukt South India has happened. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ರು, ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು। ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸತ್ಯ, बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत। अब तक कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण के किसी भी राज्य में फिलहाल बीजेपी की सरकार नहीं थी, और अब तो कर्नाटक भी हाथ से निकल गया है। वहीं दक्षिण के आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी अभी तक खुद को स्थापित इस्टेब्लिश नहीं कर पाई। याद रहे कि दक्षिण के 6 राज्यों में 130 लोकसभा सीटें आती हैं, जो कि कुल लोकसभा सीटों का 25%। ऐसे में सियासी तौर पर दक्षिण का काफी इंपॉर्टेंस माना जाता है। बीजेपी कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीतकर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण राज्यों को सियासी संदेश देना चाहती थी। इतना ही नहीं, कर्नाटक के जरिए दक्षिण के राज्यों में अपने पैर पसारना चाहती थी। यही वजह है कि बीजेपी दक्षिण में भारतीय संस्कृतिवाद का सहारा ले रही थी, जिसके लिए पार्टी ने पिछले दिनों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के राज्य के लोगों को काशी का भ्रमण कराया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां पर 1990 में भाजपा को टीडीपी के रूप में कद्दावर का राजनीतिक सहयोग मिला था। चंद्रबाबू नायडू वो नेता थे जिन्होंने 1990 के दशक में खुलकर बीजेपी का समर्थन किया था। टीडीपी अटल सरकार के दौरान एनडीए का हिस्सा थी। वैसे टीडीपी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी एनडीए का हिस्सा रही थी। बता दें कि पिछले कुछ सालों में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव और आम चुनाव जो है वो साथ ही हुए हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का जनाधार कम रहा है। टीडीपी से गठबंधन की वजह से बीजेपी ने कम सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन 2014 में 4 विधानसभा सीटें और 2 संसदीय सीटें जीतने में वो कामयाब रही। 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 2% और लोकसभा चुनाव में 7% रहा। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था, और दोनों ही चुनावों में पार्टी का वोट परसेंट 1% से भी कम रहा था। इन दोनों चुनावों में बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। बता दें कि आंध्र प्रदेश में लंबे समय से टीडीपी का पार्टनर रहने के बावजूद बीजेपी राज्य में टीडीपी की छत्र छाया यानी कि शैडो से बाहर नहीं निकल सकी। अपना जन आधार मजबूत करने में भाजपा जो है वो सफल नहीं हो पाई। वहीं तेलंगाना की भी बात कर लेते हैं। यहाँ दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले, जरूरी टाइम है। कभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा रहा तेलंगाना, लंबे भाषाई विवाद के बाद 2014 में अलग राज्य बन गया था, ये आप जानते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव के नेतृत्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसे अब भारत राष्ट्र समिति कहा जाता है, वो लंबे समय से इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। तेलंगाना के गठन के बाद से वो राज्य की सत्ता संभाल रहे हैं। आंध्र प्रदेश की तरह तेलंगाना की सियासत में भी बीजेपी का, आपको बता दें, कोई बहुत बड़ी भूमिका है नहीं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 7% और लोकसभा चुनाव में 10% रहा। बीजेपी का टीडीपी से गठबंधन रहा। 2014 में राज्यवार वोट परसेंट की तुलना में बीजेपी का सीटों पर वोट परसेंट ज्यादा रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट 19% रहा, जबकि लोकसभा चुनाव में 23% ये रहा। 2018 की बात कर ले तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और उसका वोट परसेंट महज 7% था, 7%। हालांकि
2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी का वोट प्रतिशत जो है उसमें इजाफा हुआ, बेहतर हुआ, वो बढ़कर 19% तक पहुंच गया था। इसके बाद से राज्य में बीजेपी की परफॉर्मेंस में लगातार सुधार देखने को मिला। बीजेपी ने 2020 में हुए हैदराबाद नगर निगम चुनाव में राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया था। इस चुनाव में न सिर्फ पार्टी ने अच्छे खासे वोट पाए, बल्कि वोट परसेंट और सीट शेयरिंग के हिसाब से वो दूसरे स्थान पर खड़ी रही थी। तेलंगाना में हाल ही में आप जानते हैं विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने सत्तारूढ़ टीआरएस को कड़ी टक्कर दी थी और मुख्य प्रतिद्वंदी चैलेंजर बनकर वो उभरी। इस प्रक्रिया में बीजेपी ने उसी कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया जिसने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करने की प्रक्रिया शुरू की थी। अब ये तो समय बताएगा कि हैदराबाद नगर निगम और उपचुनाव में बीजेपी ने जो रफ्तार पकड़ी जैसा दिखा वो उसे बरकरार आगे रख पाती है या नहीं। केरल की बात कर लें तो राज्य की राजनीति में काडर आधारित सियासत का दबदबा रहा है। राज्य में वामपंथी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन बारी बारी से सत्ता में आते जाते रहे, लेकिन 2021 के चुनाव में ये ट्रेंड उस समय बदला जब सत्तारूढ़ वामपंथी मोर्चा अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहा। बता दें कि केरल की राजनीति में बीजेपी एक कमजोर खिलाड़ी रहा है। हालांकि आरएसएस कार्यकर्ताओं का केरल में मजबूत स्ट्रॉन्ग आधार रहा। 2014 से राज्य में बीते 4 चुनावों में बीजेपी का वोट परसेंट 10 से 13% के आसपास रहा है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा यानी कि 13% रहा। पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में मेट्रो मैन ई श्रीधरन को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उस चुनाव में भी पार्टी का परफॉर्मेंस 2016 विधानसभा चुनाव की तरह ही रहा। पार्टी का वोट परसेंट 2% लुढ़क कर कम होकर 13% से कम होकर 11% हो गया। केरल में जनाधार बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश में लगी रही है। यहाँ वो सभी आधार मौजूद हैं जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा मिल सकता है, जैसे कि 50% से ज्यादा अल्पसंख्यक, आरएसएस का मजबूत काडर, जैसे अपने आप को शुरुआत में बताया, लेफ्ट के रूप में वैचारिक प्रतिद्वंदी। फिर भी बीजेपी यहाँ कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। केरल में बीजेपी अपने सियासी आधार को मजबूत करने के लिए अब ईसाई समुदाय को साधने पर फोकस भी कर रही है। वहीं तमिलनाडु एक और ऐसा राज्य है जहां की राजनीति में अभी बीजेपी का कद छोटा ही मानेंगे। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके नेता जयललिता उन क्षेत्रीय नेताओं में से एक थी जिन्होंने 1990 के दशक में एनडीए के साझेदार के तौर पर बीजेपी का समर्थन किया था। राज्य में बीते एक दशक में बीजेपी का वोट परसेंट महज 3 से 5% रहा है। राज्य में बीजेपी को वोट परसेंट सबसे अधिक 2014 के लोकसभा चुनाव में रहा। इस दौरान पार्टी का वोट परसेंट 5% से थोड़ा ज्यादा था। इस दौरान बीजेपी ने एक लोकसभा सीट भी जीती थी। 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर 234 सीटों में से 189 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी वहीं उसे 29% वोट मिले। हालांकि बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं आई। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ा। पहले जैसे जिन 20 सीटों पर चुनाव लड़ी उनमें से 4 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। इसके अलावा बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ी वहीं उसका वोट परसेंट 34% रहा। अब पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी बात कर लेते हैं, जहां 30 विधानसभा सीटें, ये आप पहले जान लें। यहाँ की राजनीति में दूर दूर तक बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी का वोट परसेंट 14% रहा। यहाँ बीजेपी ने एनआर, कांग्रेस और एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने यहाँ जिन 9 सीटों पर चुनाव लड़ा उन पर 45% वोट हासिल किए थे। इस चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इनमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कुल मिलाकर तमिलनाडु में आप जान लीजिए कि डीएमके गठबंधन की सरकार है, एमके स्टालिन सीएम है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वाईएस जगनमोहन रेड्डी सीएम है। केरल में सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम लोकतंत्र मोर्चा यानी कि एलडीएफ की सरकार है और पी विजयन सीएम है। इसी तरह तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है और के चंद्रशेखर
मुख्यमंत्री हैं। दक्षिण के द्वार भाजपा के लिए फिलहाल तो बंद नजर आते हैं, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।